हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हम बात कर चुके हैं फीचर्स की एज वेल एज लिमिटेशंस की। बाबू, आज हमें चर्चा करनी है एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग की। बाबू, स्टार्ट कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। और बाबू, काफी सारा पोर्शन कट कॉपी पे सेम है जिसमें मुझे कुछ बातें बतानी ही है आपको। बेटा, सबसे पहले एक बार सिक्स्थ हेडिंग पढ़ना, क्या लिखा है। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मतलब प्लानिंग ही कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड देता है। आपको बता देता हूं क्या बात आपको लिख कर आनी है। आपने मुझसे जब बेटा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टॉपिक कंट्रोलिंग में पढ़ा था, तो वहां एक हेडिंग आती है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कट कॉपी पे सेम चिपका देना बाबू। ये देखने के लिए कि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रोसीड कर रही है इन द राइट वे और नॉट, स्टैंडर्ड मस्ट बी रिक्वायर्ड। मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता था कि बेटा, आज मेरा एक एम्प्लॉय आया ऑर्गेनाइजेशन में, 30 यूनिट्स बनाकर चला गया। कल 32 बनाकर चला गया। परसों आया बेटा, 25 यूनिट बनाकर चला गया। मुझे कैसे पता लगे ये 30 सफिशिएंट और 32 और 25? हाउ डू आई नो कि क्या सफिशिएंट है? स्टैंडर्ड मस्ट बी रिक्वायर्ड ना। और स्टैंडर्ड प्लानिंग में सेट होते हैं। कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड देने का काम बेटा प्लानिंग करता है। वो बात चिपकानी है पूरी। ठीक है जी। अब वो इससे पिछली हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग फटाफट से बताओ। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। कल फिफ्थ हेडिंग पढ़ी थी, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। सिक्स्थ ही पढ़ी थी शायद, है ना। कट कॉपी पे सेम है, कुछ नहीं बताना। इससे ऊपर वाली हेडिंग, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। कल सेवेंथ हेडिंग पढ़ी थी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। कट कॉपी पे सेम, कुछ नहीं बताना। वो फर्स्ट हेडिंग पढ़ना, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। बाबू, वेरी फर्स्ट डे जिस दिन प्रोसेस पढ़ा रहा था उस दिन ही बता दी थी बात। बेटा, जैसे ही टॉप लेवल स्टैंडर्ड सेट करता है और बेटा कम्युनिकेट करता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट प्रोवाइड ऑटो डायरेक्शन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। याद है आपको बात वो 12 लाख वाली, कि जैसे उसने स्टैंडर्ड सेट किया कि जी मुझे 12 लाख यूनिट बनानी और बेचनी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिक डायरेक्शन मिल गई कि 12 लाख यूनिट का तो पैसा अरेंज कर लो ना। प्रोडक्शन को भी डायरेक्शन मिल गई ना कि 12 लाख प्रोड्यूस करनी है। परचेज को भी मिल गई ना कि 12 लाख यूनिट के लिए रॉ मटेरियल बाय करना है। सबको डायरेक्शन मिल जाती है ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना। ठीक है जी। चार हेडिंग, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मुझे लग रहा है मैं बड़ी तेज चल रहा हूँ आज, चार हेडिंग उड़ा दी भाई साहब, 4 मिनट नहीं हुए। बाबू, सेकंड हेडिंग पढ़ना, क्या लिखा है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिव, नहीं, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बाबू, एक बार ना अच्छे से पढ़ लो, क्या ये लिखा है, क्या प्लानिंग एलिमिनेट्स रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी? क्या लिखा है? रिड्यूसेस। बहुत सारी बार ना आपको ये स्टेटमेंट देके ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है। प्लानिंग एलिमिनेट्स रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बाबू, खत्म नहीं कर सकता रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको पता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होता है? फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता होना। या फ्यूचर के बारे में किसको पता? देखो, प्लानिंग किसी एक्सटेंट तक रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कम कर देता है, ठीक है ना, बस किसी एक्सटेंट तक, खत्म तो कर ही नहीं सकता कोई। पर वो कैसे कम कर देता है प्लानिंग इस रिस्क को समझना। बेटा, जब हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ते हैं तो याद करो सेकंड स्टेप, डेवलपिंग प्रेमाइसिस। क्या करते हो आप प्रेमाइसिस में? assumptions लेते हैं रिलेटेड टू फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर प्रोडक्शंस, फ्यूचर इवेंट्स। इनसे रिलेटेड assumption तो लेते हैं। और इन assumption को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? फोरकास्टिंग, फ्यूचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, फ्यूचर में झांकना पड़ता है। तो आप फ्यूचर में झांक रहे हो। मैं कहता हूं 100 में से एक चीज भी आपको नजर आ जाए, 100 में से एक चीज भी, और मैं हमेशा बोलता हूं, पर वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता सर्टेनिटी से। 100 में से एक दो बातें पता लग सकती हैं आपको, यही बोलता हूं ना, जितने मर्जी पढ़े लिखे हो। सर, दो बातें भी आप निकाल रहे हैं और दो बातें भी, दो बातों के लिए मैं प्रिपेयर हो गया कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो उस 2% से मेरा अनसर्टेनिटी का रिस्क कम होगा कि नहीं होगा, बस ये बता दो। वो दो बातें तो मुझे एडवांस से पता लग गई ना, जो फ्यूचर में हो सकती है। मैं कहता हूँ 98% तो बोल जाओ, दो बातें भी अगर पता लग गई तो बेटा उन 2% से तुम्हारा रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया कि नहीं, जो लोगों को नहीं पता पर मुझे पता है कि ये हो सकता है। समझ में आई कैसे प्लानिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है? क्योंकि वी हैव टू पीप इन फ्यूचर, वी हैव टू गैदर द डेटा अबाउट फ्यूचर, वी एनालाइज द सेम।
हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि ये हो सकता है, इसके लिए प्रिपेयर रहो। तो कहीं ना कहीं बेटा मेरा रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी थोड़ा सा तो कम हो ही जाता है। समझ आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? एंड थर्ड हेडिंग इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ठीक है ना जी बाबू? कैसे प्लानिंग वेस्टफुल एक्टिविटी होने से बचाता है, कैसे बेटा ओवरलैप होने से बचाता है एक्टिविटीज को? देखो बड़ी सिंपल सी बात है बाबू, प्लानिंग में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करें और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल सभी डिपार्टमेंट, सभी लेवल, सभी एम्प्लॉय अपने अपने लिए गोल सेट करें। सर ऐसा करने से क्या होता है बाबू? सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। यानी कि इस हेडिंग का ना मतलब ऐसे भी हो सकता था कि प्लानिंग प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना जी बाबू? ऐसे भी हो सकता है इस हेडिंग का मतलब, इसका मतलब घूम फिर के यही है। और मैं ये बात प्रूव करना चाहता हूं कि मान लो इफ देयर इज नो प्लानिंग तो क्या होगा। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस अपने आप में समझ में आ जाएगी। ये मान के तो देखो कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं है। पिछले साल 10 लाख यूनिट बनी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग ही सोच रहा होगा। मान लो प्लानिंग नहीं है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या सोच होगा? अरे 10 बेची हैं, चल 11 लाख के लिए ना पैसे अरेंज कर देता हूँ, 11 लाख यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल बहुत है, परचेस। वो अलग ही चाल चल रहा। उसने कहा यार कोटेशन मांगता हूँ, 13 लाख यूनिट तो खरीद ही लेंगे, 13 लाख का ऑर्डर पूछता हूँ किस रेट पे सप्लाई कर देगा मेरा सप्लाई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मशीनरी की मांग कर रहा है, मुझे तो 50% से बढ़ाना है भैया सब कुछ। 10 लाख का पिछली बार प्रोड्यूस किया था, 15 लाख यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, लाओ जी फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले पैसे दे दो, मुझे मशीनरी खरीदनी है। एड डिपार्टमेंट अलग ही चल रहा है, 10 बेच दी, 10-50 बहुत है, बस पिछली बार जितना एड का बजट था उतना ही रखेंगे, उसके आसपास ही 10,50,000 यूनिट बेचनी है। सर देख रहा है क्या हो रहा है? प्लानिंग नहीं है तो कोई है डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में, कोई है एक डायरेक्शन में काम करने वाला? सर कितनी वेस्टफुल एक्टिविटी होंगी, समझदार हो आप? बेफालतू की सब एक्सरसाइज कर रहे हैं अलग अलग, किसी को नहीं पता व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ठीक है ना? तो प्लानिंग के होने से क्या होता है बेटा? सच में कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि ओवरऑल गोल के बेसिस पे तो डिपार्टमेंटल गोल्स डिसाइडेड है, सब एक डायरेक्शन में है। समझ आई बात? आपने सिर्फ सेकंड और थर्ड हेडिंग पढ़नी है, 2 मिनट है आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर। चलो जी लोग उत्तर आगे की बात बताते हैं बेटा। अब आपको बाबू एक टॉपिक है, जब आप बिल्कुल लास्ट में जाओगे चैप्टर के, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। मैंने बेटा पैराग्राफ वाइज भी इस टॉपिक को लिखा है, और शायद सबसे लास्ट पेज पे अगर आप देखोगे तो टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में भी लिखा है। बाबू मैं टेबल की फॉर्म से पढ़ा रहा हूँ इसको, आप सब सामने देखना और समझना। वैसे तो बेटा इसके नाम में ही इतना कुछ है कि ज्यादा कुछ मुश्किल होती नहीं इसको पढ़ने में। सिंगल यूज प्लान क्या समझ में आया नाम से? बेटा ऐसे प्लान जो वन टाइम प्रोजेक्ट, वन टाइम इवेंट के लिए बनाए जाते हैं, और जैसे ही वो इवेंट खत्म, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म, बेटा ऐसे प्लान्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इट इज ऑफ नो यूज। बाबू दूसरा स्टैंडिंग प्लान, नाम समझ में आ रहा है? स्टैंडिंग प्लान बेटा ये ऐसे प्लान बेटा इस ऐसी सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं जो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में रिपीटेडली अकर होती है। बाबू ये सालों साल ऑर्गेनाइजेशन में चलते रहते हैं, अगर कोई सिचुएशन ओवर हो भी गई तो हमें पता है दोबारा जरूर अराइज होगी, तो बेटा हम विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, विद सर्टेन अमेंडमेंट इन चीजों को सालों साल चला सकते हैं। ये ऐसी प्लान बेटा कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कार्ड नहीं किए जाते, 15-15, 20-20 साल एक जैसे ही रहते हैं, जैसे कि इनका नाम है। बाबू अब नाम से तो समझ में आ गया, अब मैं पूछूं किसका स्कोप कितना है, तो बेटा सिंगल यूज प्लान का स्कोप बहुत नैरो है, एक सिचुएशन एक प्रोजेक्ट पे लगेंगे उसके बाद डिस्कार्ड। और बेटा स्टैंडिंग प्लान बाबू इनका स्कोप बहुत वाइडर है, क्योंकि एक जैसे सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं, 15-15, 20-20 साल ऑर्गेनाइजेशन में एज इट इज चलते रहते हैं। तो वो एग्जाम्पल से और क्लैरिटी देता हूं ताकि एक ही दम दिमाग में चला जाए। बेटा आपके स्कूल की पिकनिक, ठीक है, आज बेटा ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया, ठीक है ना जी, और आपको पिकनिक पर लेकर गए। आपको पता है ये सालों साल काम आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चेंज करना होगा तो बेटा कुछ बेसिक चीजें, भैया बच्चों ने स्कूल ड्रेस में आना है, ये प्लान एज इट इज है, हर साल ही यही कहना स्कूल ड्रेस में, ठीक है ना। बच्चों ने स्कूल के कन्वेंस से आना है या बेटा पेरेंट्स लेके आना, सेम है।
बच्चों ने पेरेंट्स के साथ जाना है या स्कूल के कन्वेंस से घर वापस जाना है, सेम है बातें। चेंज क्या होती है? लोकेशन एंड टाइमिंग। बाकी सभी बातें कट कॉपी पेस्ट सेम, तो थोड़े से जो चार्जेस, पता है ना बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? और अगर मैं बात करूं स्कूल का बेटा, पिकनिक ना हो, गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली प्रोग्राम हो, मान लो बेटा आपके स्कूल ने 50 साल पूरे कर दिए हैं और गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है स्कूल, सर दोबारा कभी 50 साल पूरे होंगे? आज ही तो होंगे, उसके बाद तो कभी नहीं होंगे, उसके बाद होंगे तो 100 होंगे, वो भी किसने देखे? सीधी सी बात, 50 साल दूर की बात कौन करेगा? तो बेटा अगर आज आपने कोई प्लान बनाया है तो इट इज अ सिंगल यूज प्लान। जैसे ही बेटा ये इवेंट ओवर होगा, ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, बेटा उस प्लान को फाड़ कर फेंक देना, 50 साल तक काम नहीं आने का आपके। समझ में आ रहा है बेटा? स्कूल की पिकनिक एक स्टैंडिंग प्लान है, जबकि बाबू अगर मैं बात करूं स्कूल का गोल्डन जुबली प्रोग्राम, ये बेटा एक सिंगल यूज प्लान है। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कोई एग्जांपल? बेटा आपने सबने मुझसे सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ा है स्टाफिंग में, बेटा एक स्टैंडिंग प्लान है। मान लो आपने एक सिलेक्शन प्रोसेस बना दिया बेटा, विद सर्टेन अमेंडमेंट, विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, सालों साल इस्तेमाल किया जा सकता है। बाबू सिलेक्शन प्रोसेस तो वही है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, वही बेटा हमने सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करे, वही एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सब कुछ सेम है। अगर मान लो बेटा आपका स्कूल ही है और बाबू स्कूल ने ये सोचा कि यार मुझे ना टीचर चाहिए अप टू 5th, तो सर क्या हो गया, सिलेक्शन टेस्ट थोड़े से कम कर दो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, बाकी सब कुछ एज इट इज। मुझे 11th-12th के लिए टीचर चाहिए तो हाँ थोड़ी सी हाई कैपेबिलिटी चेक करनी है, तो बेटा सिलेक्शन टेस्ट बढ़ा दो। सिलेक्शन प्रोसेस तो वैसे का वैसा ही है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ बार बार यूज किया जा सकता है। इट इज अ स्टैंडिंग प्लान। और बेटा अगर मैं बात करूं बजट की, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो चाहे देश का बजट, बच्चों को पता नहीं क्यों मिथ लगता है कि वो एक स्टैंडिंग प्लान है। सर एक साल में सारी सिचुएशन देश के लिए चेंज हो जाती है। अब जब भी बजट आता है आप देखोगे बेटा पिछले साल का बजट और इस साल का बजट 1% भी मैच नहीं कर रहा होगा। तो बजट हमेशा क्या है, सिंगल यूज प्लान, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो चाहे देश का हो। समझ आती है बात? वो इसके रीडिंग के लिए मैं टाइम क्या ही दूं? चलो देखते हैं, 5 मिनट के बाद देखते हैं। ठीक है जी। मैं एक टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब मैं सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान के ना फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। अब यानी कि मुझे पढ़ाने हैं 8 टाइप्स ऑफ प्लान, जिसका पेपर में आना ऑलमोस्ट कंफर्म। मैंने क्या बोला था प्रोसेस के टाइम पर, आपको याद होगा बाबू? अगर इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्लान हैं जो कि बीच में पिछले 3 साल नहीं रहे, तब तक तो बेटा प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लानिंग का। देखो तो फीचर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लिमिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ प्लान कोर्स का पार्ट है, जो कि इस साल है आपके कोर्स का पार्ट, सर मुझे लगता नहीं है कि प्रोसेस का कोई बहुत बड़ा रोल रह जाता है या इंपॉर्टेंस लिमिटेशन का कोई बहुत बड़ा रोल रह जाता है। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन ये है बेटा, टाइप्स ऑफ प्लान के अलावा प्लानिंग में से कुछ नहीं आना चाहिए, एक आध मार्क के क्वेश्चन को छोड़कर। बड़ा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ प्लान पर आएगा। ठीक है जी बाबू। 8 टाइप्स ऑफ प्लान है, पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल आखिरी में जब सब पढ़ लेंगे तो बताऊंगा कितने सिंगल यूज हैं कितने स्टैंडिंग है। ठीक है जी बाबू। अगर आप देखोगे 8 टाइप्स ऑफ प्लान के नाम, तो बाबू शुरू में लिखा गया ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज स्ट्रेटजी, देन कहीं ना कहीं पॉलिसी रूल्स, कहीं ना कहीं मेथड प्रोसीजर, और कहीं ना कहीं बेटा प्रोग्राम और बजट। 8 है। ठीक है बाबू। 3 को हम पेयर की फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी हमेशा साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना। मेथड और रूल्स हमेशा साथ पढ़ेंगे, सॉरी रूल और पॉलिसी, मेथड और प्रोसीजर साथ पढ़ेंगे, और बाबू बाकी दोनों अलग पढ़ेंगे, प्रोग्राम और बजट। ठीक है जी बाबू। इनको साथ पढ़ने का लॉजिक क्या है? कहीं ना कहीं बेटा जो भी मैं कह रहा हूं साथ पढ़ेंगे, पेयर की फॉर्म में पढ़ेंगे बेटा, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं बेटा उसमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ साथ पढ़ने की। एक बात और बाबू, अभी मैं ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी शुरू कर रहा हूँ, एक बात और ध्यान रख लेना बेटा, स्ट्रेटजी में से 10 में से 4 केस स्टडी आती है। यानी कि अगर आप टाइप्स ऑफ प्लान उठाकर देखोगे तो 10 में से 4 बार स्ट्रेटजी आया होगा, तो ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ठीक है जी। एक बात और बाबू, जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे ना, तो ना बिल्कुल केस स्टडी में जो रिक्वायरमेंट है उस पर नजर बनाए रखना ढंग से।
कभी भी आपको कहेगा ना बेटा टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सर जहां प्लूरल सेंस दिखे वहां समझ लेना बेटा आंसर एक तो है ही नहीं, एक से ज्यादा है। और ज्यादातर ऐसा देखा गया कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है ना रूल्स, तो आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं पॉलिसी पे। आपने देख लिया ना मेथड, तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर भी नजर आने वाला है बहुत जल्दी। ज्यादातर ऐसा देखा गया। ठीक है जी, तो मैंने जो जो हिंट देने थे आपको बता दिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा ख्याल अगर आज ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी भी निपटा लोगे तो मुझे लगेगा बहुत कुछ कर लिया। ठीक है बच्चा, बस सारा टाइम इसी पे लगाना है। बाकी जो 6 बचते हैं कल आएंगे बेटा, खत्म करेंगे, थोड़े से पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है जी, चलो जी। और वो चर्चा है मेरी ऑब्जेक्टिव्स वर्सेस स्ट्रेटजी। बेटा अभी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा। ठीक है जी, सब पढ़ने पे ध्यान देंगे, जैसे ही मैं वाइंड अप करूंगा तब लिख लेना। लो बेटा, सब सामने देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और बेटा स्ट्रेटजी। सबसे आसान हो जाता है ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसकी केस स्टडी ज्यादातर बेटा इसके सिनोनियम से पूछी जाती है। तो वो ऑब्जेक्टिव वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके इतने सारे सिनोनियम हो सकते हैं कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। और बाबू वही वर्ड रिपीटेडली आते हैं पेपर में, जिससे आसान हो जाता है हमारे लिए केस स्टडी को आइडेंटिफाई करना। बाबू ऑब्जेक्टिव के सिनोनियम एम हो सकता है, टारगेट, एम, टारगेट, गोल्स, स्टैंडर्ड्स। Objective provide direction to any organization. Objective tells us what the organization wants to achieve. ठीक है ना? और benchmark अब वो ऑब्जेक्टिव आर द बेसिस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। लगभग बेटा ये 7-8 वर्ड बैठते हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं बेटा ऑब्जेक्टिव के सिनोनियम्स है। ठीक है ना जी। ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देते हैं, ऑब्जेक्टिव ही बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ऑब्जेक्टिव नहीं तो ना तो ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोलिंग। ऑब्जेक्टिव एम है, गोल्स हैं, बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है, सब कुछ वही बात है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाऊं बात को। बाबू थोड़ी सी बात प्रैक्टिकल लाइफ की और फिर थोड़ी सी बात केस स्टडीज की, सब सामने देखना। बाबू ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेट किए जा सकते हैं, या तो क्वांटिटेटिव या बेटा क्वालिटेटिव। बाबू आपको क्या लगता है अच्छे कौन से होंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव? बाबू देखो, अगर आप क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो तो बेटा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा इंसान समझ जाएगा यू आर एन इमेच्योर पर्सन, कि आपको कुछ नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलता है, कल्चर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा क्वालिटेटिव चीजें कभी क्लैरिटी नहीं देती उतनी जितनी क्वांटिटेटिव चीजें देती हैं। अगर मैं कहूं आपके एंगल से कि आपका एम है और इस साल बोर्ड में 95% सिक्योर करना, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव की मैंने बात की, और मैं कहूं कि आपका एम है इस साल ऑर्गेनाइज मतलब बोर्ड्स में बहुत अच्छा सिक्योर करना, सर किसने क्लैरिटी ज्यादा थी? ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव। यही मैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए करूं जी, मैं 12 लाख यूनिट अचीव करना चाहता हूं जी, मैं बहुत सारी यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहता हूं। सर बहुत सारी मतलब किसी के लिए बहुत सारी 15 लाख हो सकती हैं, आपके लिए बहुत सारी का मतलब चाहे 12 लाख हो मन में चल रहा हो, किसी के लिए बहुत सारी 50 लाख हो सकती हैं। सर बहुत सारी ने क्लैरिटी कुछ नहीं दी, समझ आई बात? तो ऑर्गेनाइजेशन में बेटा क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए बेटा रादर देन क्वालिटेटिव। ठीक है जी। और अगर क्वांटिटेटिव में भी बेटा मेरे को अगर बड़ा स्ट्रिक्ट होना है तो बेटा क्वांटिटी में भी ना 2 बातें हो सकती हैं बेटा ऑब्जेक्टिव सेट करने के से रिलेटेड। एक तो एब्सोल्यूट टर्म में ऑब्जेक्टिव सेट किए जा सकते हैं, और एक बेटा रिलेटिव टर्म्स। सर एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है इन नंबर्स, और बेटा रिलेटिव मतलब इन परसेंटेज। अच्छा क्या रहता है बाबू? और स्पेसिफिक होकर बोल रहा हूं, अगर बेटा एब्सोल्यूट में हो तो सर कुछ नहीं पता आपको। क्यों? क्योंकि बेटा ये भी कंप्लीट ज्ञान नहीं देता। ठीक है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था तो एक एग्जांपल देकर समझाया था कि कैसे एब्सोल्यूट चीजें कंप्लीट ज्ञान नहीं देती।
अगर मैं कहूं कि बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार अपने प्रॉफिट 50,000 से बढ़ा लिए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने प्रॉफिट 50,000 से बढ़ा लिए, ठीक है, दिमाग में क्या इमेज आ रही है? अगर मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, दिमाग में एक इमेज, एक छवि बननी शुरू हो गई है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम प्लेटफॉर्म पे एक जैसी। छवि तो यही दे रही है ना, 50,000। पर मैं ये कहूं बेटा इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 25% से बढ़ा है और इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 10% से बढ़ा है, एकदम छवि बदल गई। बी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लगने लग गई, मतलब इसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट 2 लाख होंगे और इसके 5 लाख होंगे। तो 10% से प्रॉफिट बढ़ना और 25% से प्रॉफिट बढ़ना कितनी क्लैरिटी देता है। और मैं कहूं दोनों के प्रॉफिट 50,000 से बढ़ गए, सर कोई क्लैरिटी नहीं है। समझ में आया बेटा बात? क्लियर है सारी बात? अब एक बात काम की बोल देता हूं, केस स्टडी से रिलेटेड। प्रैक्टिकल वर्ल्ड तो मैंने आपके सामने रख दिया पूरा का पूरा। बाबू केस स्टडी से रिलेटेड बात यह है, अगर उसने ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव भी दिया हो केस स्टडी में, सर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये मत कहना कि तू इमेच्योर है, ठीक है बेटा? केस स्टडी में सब दिया होगा और सब जायज है, आपको करना पड़ेगा। एक बड़ी फेमस केस स्टडी है, पढ़वाऊंगा भी एपीसी से। बाबू एक बात आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया इस साल अपने लिए एक टारगेट कि वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब ये नहीं बताया, क्वांटिटी में नहीं बताया, बट ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं। कितना? कुछ नहीं भैया, उसका टारगेट यही है ना, ऑब्जेक्ट मतलब उसका टारगेट यही है ना, उसने ट्रैफिक इंक्रीज करना है, यही ऑब्जेक्टिव है कदम का। चाहे क्वालिटेटिव बात है, आपकी केस स्टडी में आपको बहुत सारी क्वालिटेटिव बात नजर आएंगी। ठीक है, आप समझ जाओ, मेरे से पढ़ लियो तो आपको तो पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ठीक है बेटा, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, अभी तो 12th क्लास ही है, अभी कौन सा सीधा कॉर्पोरेट ही देखना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? ठीक है जी। शार्क टैंक का एपिसोड नंबर 10 देख रहा था सुबह बैठकर, ठीक है ना? इतनी सारी टर्म्स ऐसी बोली जाती हैं कि जो मैं बैच में उड़ाता हूँ मुझे बहुत मजा आता है भैया सुनकर, ठीक है ना? शायद दुनिया में लगता होगा मैंने एक टर्म बोली हुई है, अभी अकाउंट्स में हाल ही में चल रही थी, कॉक्स। ठीक है जी, एक टर्म है कॉक्स बोलता हूँ, ठीक है ना जी? आज बैठा हुआ था वो, तो वो उससे पूछ रहे थे आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो पर्सन बोल रहा था कि मेरा कॉक्स इतना है और ये इतना है, ये इतना है। ठीक है ना? मैंने सोचा पहले बस बच्चों को रिकॉर्ड करके भेजते हैं, एक बार पता लगे भैया जो हम बताते हैं वो सब कुछ चलता है दुनिया में। ठीक है ना? एक टर्म आती है बार बार, बूट स्ट्रैप। मुझे नहीं पता आपने पढ़ी है कि नहीं, पर वो स्टार्टअप की टर्म है, 11th क्लास में स्मॉल बिजनेस चैप्टर में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को क्लियर कर ली। सिंपल मतलब होता है कि 100% अपने पैसों से शुरू की है कंपनी। चलो खैर, करते हैं बेटा आगे की चर्चा। बाबू जितनी मैंने चर्चा की सब समझ आई ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड? बाबू स्ट्रेटजी पर शिफ्ट कर रहा हूं, अब सुनना बेटा। मैंने आपको ये बोला था कि कुछ चीजें हम पेयर में पढ़ेंगे, और पेयर में पढ़ने का लॉजिक क्या है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं एक क्लोज रिलेशनशिप है, तभी पढ़े। वो क्लोज रिलेशनशिप की मैंने बात नहीं की अब तक, अब शुरू कर रहा हूं। सर स्ट्रेटजी 99% पेपर में है, तो इसको आराम से समझना। 4-5 तरीके से इसकी केस स्टडी आ सकती है, मैं सभी तरीके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी? बाबू मैं एक हिंदी टर्म लिख रहा हूं जिससे आधे से ज्यादा केस स्टडी सॉल्व होती है, पहले ये हिंदी टर्म ऐसे याद रखना बेटा। ऑब्जेक्टिव बताते हैं क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना है। बेटा स्ट्रेटजी बताती है कैसे अचीव करेंगे। ध्यान रखना बेटा, आधी से ज्यादा केस स्टडीज हिंदी वर्ड पे सॉल्व हो जाएंगी। मैं जान के हिंदी में लिख रहा हूँ, ये दिमाग में बिल्कुल छवि बननी चाहिए, इसकी बैठनी चाहिए बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव हमेशा बताएंगे क्या अचीव करना है, और स्ट्रेटजी ज्यादातर यही बताती है बेटा कैसे अचीव होगी ये चीज। बाबू मोदी गवर्नमेंट को चाहिए था कि ब्लैक मनी ना इंडिया से काफी कम हो जाए। क्या अचीव करना है? ब्लैक मनी को कम करना है इंडियन इकोनॉमी से। सर कैसे अचीव किया? डिमोनेटाइजेशन करके। यानी कि अगर मैं बोलूं डिमोनेटाइजेशन एक स्ट्रेटजी है तो मैं गलत नहीं बोल रहा बेटा। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इसकी चर्चा बहुत सारी होती रहेगी जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे। फिलहाल एक ये हिंदी वर्ड याद रख लो कि स्ट्रेटजी का मतलब होता है कैसे अचीव करेंगे। नहीं नहीं, अभी करेंगे बात, अभी बहुत सारी बात है। डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं हो सकती, करेंगे बात, अभी हो नहीं सकती पॉलिसी। मैं पॉलिसी रूल की बात करूंगा तब करूंगा इस चीज की बात, नहीं बोलते।
नहीं बोलने दो, पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट, इतनी स्पेसिफिक नहीं हो सकती जितनी तू बोल रहा है। करूंगा बात में, अभी आने दो जरा पॉलिसी पे भी कल। ठीक है जी बेटा, मैंने जो बात बोली क्लियर है, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू कैसे अचीव करना है ये एक मुद्दा है, अब दूसरा मुद्दा क्या बेटा, एक वर्ड जो आपको बहुत ज्यादा हिंट देता है कि बात स्ट्रेटजी की चल रही है, वो है कॉम्पिटिटर्स। ज्यादातर केस स्टडी जिसमें कॉम्पिटिटर वर्ड का इस्तेमाल होता है, और रटने के लिए अच्छी चीज है, ठीक है ना, वो एक ही आंसर देती है, स्ट्रेटजी। बेटा इसका एग्जाम्पल बनता है आईपीएल। जब हम आईपीएल देखते हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं बेटा टाइम आउट होता है, ठीक है ना, 2.5 मिनट का, जहां लिखा आता है स्ट्रेटजिक टाइम आउट। यानी कि बेटा स्ट्रेटजी ज्यादातर अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट ही बनाई जाती है। उस 2.5 मिनट में कुछ नहीं करता बेटा, कैप्टन कोच सब बैठ के यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या करना है, अब कैसे ऑपोजिशन के खिलाफ खेलना है। तो कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट ही बनती हैं स्ट्रेटजीज। समझ आई बात। तीसरी बात बाबू, स्ट्रेटजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। बेटा कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब, बेटा कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है यहाँ एक से ज्यादा बातें आती हैं। आपके कोर्स में 8 में से 2 चीजें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, वन इज स्ट्रेटजी एंड अदर वन इज प्रोग्राम। करूंगा जब प्रोग्राम की बात तब करूंगा बाबू, बाकी सब बातें ना एक एक बातें करेंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रेटजी 3 बातों से मिलकर बनी है। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, adopting a suitable courses of action and allocation of resources। क्या क्या बोल रहा हूं बेटा, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, adopting a suitable courses of action and allocation of resources। 3 बातों से मिलकर बनती है स्ट्रेटजी। 1 मिनट मेरी तरफ देखना। कई बार बेटा ये होता है क्वेश्चन की पहली लाइन की, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 20%। बच्चे को पता नहीं क्या आफत है, फटाफट लिखेगा ऑब्जेक्टिव। बेटे पढ़ तो ले, क्या पता 2 और चीजें भी मिल जाएं, क्या पता आंसर स्ट्रेटजी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बाबू, आप ये समझो ना, स्ट्रेटजी में 3 बातें हैं, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वाली बात इसमें भी आती है। अगर 2 और बातें हो गई तो आंसर सीधा स्ट्रेटजी बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव की कहानी खत्म हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्या है 2 बातें और, अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। बाबू एग्जांपल है पतंजलि। बेटा पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि ने ना बेटा मार्केट कैप्चर कैसे किया, मैं हमेशा बैच में डिस्कस करता हूँ बेटा। उन्होंने मार्केट कैप्चर किया आयुर्वेद आयुर्वेद बोलकर, बेचते वो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है ना जी, बस हर चीज में आयुर्वेद, वो इंडियन के घुटने तोड़ने के लिए अच्छा होता है, हर चीज में बोल दो इसमें आयुर्वेद है, इसमें नीम है, इसमें जी ब्ला ब्ला, क्या बोलूं भैया। ठीक है ना, जो भी आयुर्वेद की टर्म्स है सब घुसा दो बेटा, बस प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा, वो इंडियंस के दिमाग में इमेज बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब वो मान लो उनकी शॉप्स की सेल अभी जो बेच रहा है पतंजलि वो 100 CR है, टोटल सेल 5,000 करोड़ हो गए। ठीक है ना जी, उनकी शॉप्स की सेल बेटा 100 करोड़ है, और बेटा उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे सेल को ना 2x 3x करना, 2-3 गुना कर दें, ठीक है, इसी साल। ठीक है जी बाबू, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आ गया जी, सेल को बढ़ाना है, 2-3 गुना करना है। बाबू अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, इन्होंने बेटा इसके लिए बड़े सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन लिए, बहुत सारे वेरिएंट में सॉप निकालने शुरू कर दिए, लेवेंडर फ्लेवर, मोगरा, लेमन, लेमन ट्री, और पता नहीं ब्ला 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 फ्लेवर। ठीक है जी, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसके लिए रिसोर्सेस भी एलोकेट कर दिए। जो उनका एड का बजट अभी तक 5-10 करोड़ था, उन्होंने एड का बजट उठाकर 20-25 करोड़ कर दिया। अब वो सारा दिन टीवी पे नजर आएंगे, कहीं ना कहीं बेटा सेल बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। समझ आई बात। 3 चीजों से मिलकर बनी है बेटा स्ट्रेटजी। बाबू अगर आपके कंटेक्स्ट में बात करूं, आपने बेटा साल शुरू होते ही ऑब्जेक्टिव ले लिया कि मुझे तो इस बार 95% 98% लाने, डिटरमाइनिंग अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। बाबू अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, आपने कहा जी भैया इस बार सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन भी ले लो, खाली टारगेट सेट नहीं करना। 11th में भी बहुत किया, आज तो भैया साल के पहले दिन ही ट्यूशन लगा ली 4, कि पूरे साल पढ़ेंगे भैया और ढंग से सिक्योर करेंगे मार्क्स। सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन भी ले लिए, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, बेटा रिसोर्सेस भी एलोकेट कर दिए, पूरा फंड खर्च दिया बेटा नई नई बुक्स पढ़ने में, इतनी बुक्स खरीदने में, बाबू इतने टीचर के नोट्स इकट्ठे करिए, कर वो कर। तो ये बेटा स्ट्रेटजी है आपकी, आपके पड़ोसी के खिलाफ। ठीक है ना, जिसको आज तक आपने बताया नहीं कि 2 टीचर के नोट्स और पढ़े,
ठीक है बेटा, यही स्ट्रेटजी है। समझ में आती है बेटा बात, स्ट्रेटजी क्या है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सबने अपने अपने पड़ोसियों की तरफ देखना शुरू कर दिया और दूरी बना ली आज। बेटा तीन चीजों से मिलकर बनी है स्ट्रेटजी, क्लियर? अब देखो बेटा, मैंने अभी केस स्टडी के लिए तीन बातें बोलती, कैसे अचीव करेंगे ये एक स्ट्रेटजी है, अब वो कॉम्पिटिटर वर्ड ये भी एक स्ट्रेटजी है, जो तीन बातें अभी बताई बेटा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ये भी स्ट्रेटजी है। तीन बातें क्लियर केस स्टडी की, टोटल 5 है। चौथी बात बेटा, जब भी किसी अपॉर्चुनिटी को आप कैपिटलाइज करते हो तो बेटा वो कैपिटलाइज आप स्ट्रेटजी से करते हो, और बेसिकली कुछ और नहीं बेटा, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। बाबू जब डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, तब इंडिया में यूपीआई नहीं थे, फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, कोई यूपीआई नहीं एग्जिस्ट करता था। पेटीएम था, पेटीएम वॉलेट एग्जिस्ट करता था। ठीक है जी। बाबू मोदी जी ने, ऑपोजिशन ने तो खैर पार्लियामेंट में आफत उतार दी थी बेटा, बात भी नहीं करने दे रहे थे। ऑपोजिशन का क्वेश्चन यही था, ये क्यों किया आपने, क्या वजह है? तो मोदी जी की एक ही बात थी कि मुझे कैशलेस इकोनॉमी बनाना है, मुझे कैश नहीं देखना। ठीक है जी। बाबू जैसे ही ये बहुत बार वायरल हुई ये वीडियो, ठीक है ना, तो बेटा पेटीएम ने ना अपने नंबर ऑफ एड्स 4 गुना कर दिया। जितने ऐड आ रहे थे ना, वो 4 गुना ऐड करने शुरू कर दिए, और सभी न्यूज चैनल पर, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में न्यूज चैनल सबसे ज्यादा देखे जा रहे थे। ठीक है ना, 8-10 करोड़ बेटा लोग एक टाइम पर देख रहे थे। अब आप समझदार हो बेटा, बार बार पेटीएम का ऐड आएगा, इधर सुनोगे कैशलेस इकोनॉमी, क्या दिमाग में छवि जा रही है, समझ रहे हो ना बेटा? तो बाबू पेटीएम है ना, मतलब आड़े हाथ तो लिया इस स्टेटमेंट को। और बाबू नंबर ऑफ ऐड 4 गुना करने का रिजल्ट भी है कि बेटा अब पेटीएम यूजर, यूपीआई यूजर कितने बढ़ चुके हैं आपको आइडिया है। ठीक है ना, लोगों से पूछो तो कैश नहीं आता दुकानों पे। ठीक है ना, हर कोई फोन लेके घूम रहा है, जेब में क्या है देखोगे 200, वॉलेट में पैसे देखोगे 4000। हालात ये हो चुके हैं। तो बाबू अगर किसी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना हो तो बेटा उसके लिए भी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। एक आखिरी चर्चा बेटा स्ट्रेटजी पर, और फिर वाइंड अप करेंगे। बाबू स्ट्रेटजी बेटा रिलेट कर सकती है नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं। ये भी बेटा आप स्ट्रेटजी में सोचते हो कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाना है या नहीं, और अगर लाना है तो कैसे लाएंगे, क्या क्या चीजें डिसाइड करेंगे, ये भी स्ट्रेटजी है। जैसे कि बेटा ज्यादातर ये पेपर में आता है, ज्यादातर ये भी स्ट्रेटजी का मतलब 5th पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। बाबू बाबू क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं कि अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हो, कि चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मेरा ख्याल इस टाइम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब समझते हैं, स्पेशली वो जिन्होंने आज मार्केटिंग के क्वेश्चन का आंसर किया है प्रैक्टिकल में। ठीक है जी। दूसरा बेटा जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था मार्केटिंग पे, दूसरा बेटा अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो एड मीडिया कौन सा यूज करना है बेटा, सेल्स प्रमोशन के कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है। तो वो सेल्स प्रमोशन के टूल्स भी मेरा ख्याल सबको याद होंगे, वो डिस्काउंट, वो रिबेट, वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट। तो ये सब बातें भी बेटा मैं स्ट्रेटजी में सोचता हूँ। ठीक है जी। तो वो जितने तरीके से केस बन सकता है मैंने सभी बता दिए आपको, स्ट्रेटजी से रिलेटेड। रखेंगे आज के लिए इतना ही। बाय बाय।